ओके सो आज हम लोग रिवाइज करेंगे वेव, हाउ इक्वेशन ऑफ अ वेव इज फॉर्म, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, या उसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑसिलेशन। सो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज व्हाट इफ अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग और इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, इसका जो आउटपुट होता है, जो आउटफॉर्म होता है, दैट इज ये हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन और बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन the pattern of that vibration is what? Wave. ये पूरा एक जो पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाता है वही वेव फॉर्म करता है। So because of oscillation of particle only waves are formed. ये हमारा वेव है and these are the particles which are oscillating particle. So particles के लिए हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट x is equal to a sin omega t, v is equal to what? a omega cos omega t, that's the velocity of oscillating particle. Clear? So जो particle oscillate कर रहा था लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवाइज किया था, it is a periodic function, that's the displacement is either you can use in sin theta or cos theta, तो a sin omega t, and if you are differentiating this to find the velocity of particle, so v is equal to a omega cos omega t, and its acceleration is what? Again if you are differentiating you will get minus omega square a sin omega t, which is minus omega square x. या फिर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x. यहां पे वेलोसिटी में प्लस माइनस रहेगा बिकॉज़ वो दोनों हो सकता है. सो व्हेन पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग और इट्स मीन पोजीशन, इसका जो पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन होता है वो वेव फॉर्म करता है. अभी वेव के इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? सपोज हमारा वेव ऐसे है, इट कैन स्टार्ट. अब यहां पे तो क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे y भी 0 है. मतलब at this point when it is started at t is equal to 0, at the starting time या t is equal to 0, स्टार्टिंग में x की वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है. मतलब पार्टिकल के पास, वेव के पास कोई x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट नहीं, पार्टिकल के पास y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट नहीं. तो t is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0. सेकंड केस में मान लो वेव ऐसे स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है. इफ अ पार्टिकल started from here, तो at this time t is equal to 0 पे उसमें कुछ x डिस्प्लेसमेंट है. यहाँ पे at t is equal to 0 इसके पास x है बट y की वैल्यू उस टाइम पे 0 है एट द बिगिनिंग. at t is equal to 0 जब यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल तो t is equal to 0 पे x तो है उसकी वैल्यू, लेकिन y उस टाइम पे नहीं है, y is equal to 0. थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि सपोज स्टार्टिंग में पार्टिकल ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है. यहाँ पे क्या हुआ, t is equal to 0 पे x तो नहीं है लेकिन y है. मतलब at t is in this case at t is equal to 0, x is equal to 0, लेकिन y की वैल्यू कुछ दिया हुआ है. अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, y is given. So three cases मैंने लिया. फर्स्ट केस में when wave started from the initial point at t is equal to 0, so at t is equal to 0 उस वेव में ना तो कोई x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वेव का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में 0 है और पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, बिकॉज़ इस पॉइंट के लिए x is equal to 0, y is equal to 0, t is equal to 0. सेकंड केस, अब जरूरी वेव हमेशा ऐसा ही हो, वेव यहां से स्टार्ट हो सकता है. तो at t is equal to 0 when that wave started, तो at that time x की कुछ वैल्यू है वो दिया रहता है. यहाँ पे तो फिलहाल मैंने x लिया है एंड y की वैल्यू 0 है इस पॉइंट के लिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट है. इन दिस केस at t is equal to 0 स्टार्टिंग में x 0 है बिकॉज यहाँ पे देखो ये एकदम y एक्सिस पे पॉइंट है बट y की कुछ वैल्यू है. हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हमारा जो वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y is equal to a sin omega t minus kx plus alpha. ये हमारा अल्फा फेज कांस्टेंट है, मतलब एट टाइम t is equal to 0 कितने फेज पे है वो वेव, मतलब स्टार्टिंग क्या क्या फेज कांस्टेंट है उसके पास. सो y is equal to a sin omega t minus kx plus alpha. नाउ इन दिस केस, अब अगर इसका मुझे वेव इक्वेशन लिखना है, इसका फेज कांस्टेंट लिखना है, तो t is equal to 0 जब है, when t is equal to 0 x is equal to 0, तो उस टाइम पे y भी 0 है. तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इन द फर्स्ट केस, 0 is equal to a sin omega t भी 0 होगा, kx भी 0 ही हो जाएगा बिकॉज t is equal to 0, x is equal to 0 minus 0 plus alpha. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी क्या है, 0, बिकॉज a sin alpha is equal to 0, इट मींस अल्फा इज 0. तो अल्फा 0 मतलब इसका फेज कांस्टेंट, स्टार्टिंग में जो इसका फेज कांस्टेंट है वो 0 है. तो इसके इक्वेशन को, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, y is equal to a sin omega t minus kx. इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ. इन दिस केस at t is equal to 0 x की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो x की वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा. सपोज x is given लैम्डा या लैम्डा बाय 2 दिया हुआ है, यार मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया लैम्डा बाय 2. तब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे जरा फेज कांस्टेंट देखो, तब हम क्या लिखेंगे, y is equal to अगेन a sin omega t minus kx plus alpha. y की वैल्यू when t is equal to 0, y is 0 स्टार्टिंग टाइम में, एम्पलीट्यूड a है, sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब ओमेगा टी बिकॉज दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0 तो ओमेगा टी पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के एक्स, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स की वैल्यू दिया है लैम्डा बाई 2 प्लस अल्फा। अब ये हमारा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो पाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन, मतलब 0 इज इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस पाई, या यहाँ पे माइनस साइन बाहर लेके तो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 0 इज इक्वल टू a sin पाई माइनस अल्फा। अब sin पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सो sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो वो sin थीटा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a sin अल्फा। सारे स्टूडेंट पूरा टाइम ज्वाइन करते रहते हैं आधे घंटे तक, तो मुझे एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस a sin अल्फा। अब यहां से देख लो, फिर माइनस a sin अल्फा इज इक्वल टू 0 दिखा रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू फिर से 0 है, यहां पे भी फेज कांस्टेंट क्या है 0। तो फिर से हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, अब ओमेगा t 0 लेकिन kx 0 नहीं, अल्फा तो 0 मिल गया अपने को, तो ओमेगा t 0 है माइनस kx, k की वैल्यू वही सेम 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x की वैल्यू लैम्डा बाई 2, या डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे वही लिख दो ओमेगा t माइनस kx प्लस 0, उसका फेज कांस्टेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई फेज कांस्टेंट नहीं। इन द थर्ड केस अब मान लो इसका एम्पलीट्यूड a है और स्टार्टिंग में ही ये a पे था, मतलब जो पॉइंट जहां से स्टार्ट करा है t इज इक्वल टू 0, इट्स y की वैल्यू इज a, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू a है, मतलब t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a, सो हियर इफ यू राइट इक्वेशन ऑफ a, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। सो y की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू a है, मैं फेज कांस्टेंट निकाल रहा हूँ हर एक इक्वेशन में, a sin ओमेगा t एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस x भी 0 ही है प्लस अल्फा। अब यहाँ पे a कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 90। तो जब टाइम 0 है x भी 0, तो उस टाइम इसका फेज कितना है 90। तो अगर इसके इक्वेशन को लिखते हो तो इसके इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, या अल्फा की जगह व्हाट यू कैन राइट पाई बाय 2। अब sin जो भी ये एंगल है प्लस पाई बाय 2, तो sin 90 प्लस थीटा मतलब cos थीटा, तो यहाँ पे वैसे भी देख लो ये cos का ग्राफ है, बिकॉज cos स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारा cos का ग्राफ था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस पाई बाय 2 का फेज आ रहा है ना, मतलब स्टार्टिंग में ये लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो वहां पे cos आ जाएगा, तो इसको हम cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो कोई भी वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, अल्फा इज द फेज कांस्टेंट, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे हम फेज कांस्टेंट, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू देखो, t और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा आता जाता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा रहे या a/2 रही है, कुछ रैंडम वैल्यू भी दे सकता है, मान लो सपोज पर स्टार्टिंग में वो a/2 पे है, देन हाउ टू फाइंड दैट फेज कांस्टेंट। सपोज इक्वेशन ऐसा दिया है दिस वे, स्टार्टिंग में ये a/2 है, मतलब जब t इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू भी 0 है, तो उस टाइम पे y की वैल्यू a/2 है, वेव ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। अब इसका इक्वेशन निकालो, इसका वेव फेज कांस्टेंट निकालो, तो फिर से वही सब्स्टिट्यूट कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। अब y की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो ओमेगा t तो 0 आएगा बिकॉज़ टाइम 0 है, kx में भी 0 आएगा प्लस अल्फा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू sin अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू, अब sin कितने एंगल की वैल्यू होती है π/6, तो π/6, तो इस वेव का जो फेज कांस्टेंट है वो कितना है π/6, तो इसके इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो व्हाट वी कैन राइट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस π/6। इफ दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, तो यहां पे ओमेगा t माइनस kx होता है, एंड सपोज इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, नेक्स्ट केस अगर मान लो वेव ऐसे आ रहा है इस टाइप से, अगर नेगेटिव x एक्सिस में जाता है तो यहां पे हम ओमेगा t प्लस kx लिखते हैं, बिकॉज़ उसमें x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस अल्फा। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में k t की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा फेज कांस्टेंट हमको मिल जाता है। अब कोई भी इक्वेशन दिया, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन में बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेयर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम और नॉट, तो कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है तो वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब वैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इफ एन इक्वेशन इज गिवन, सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज वेव का इक्वेशन और नॉट, बिकॉज़ यहां पे सम टाइम क्या होता है कि वो जरूरी नहीं कि sin थीटा cos थीटा दे दे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे सकता है, लॉग का फंक्शन दे सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे सकता है, कुछ भी दिया x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 दिया है और पूछ रहा है कि ये वेव है या नहीं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ वेव और नॉट। ऑसिलेशन में मैंने क्या बताया था कि देख लो वो पीरियोडिक फंक्शन है ना,
नहीं, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो एसएचएम होता है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है तो एसएचएम नहीं रहता। यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो वेव अगर कोई भी इक्वेशन दिया है, सपोज पीरियोडिक दिया ही नहीं उसने, एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे दिया है, एक्सपोनेंशियल दे दिया है या लॉगरिथमिक कुछ भी फंक्शन दे दिया है, एक अजीब सा इक्वेशन, एंड आपको पूछ रहा है कि ये वेव है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है वेव को। सो कैसे वेव को आइडेंटिफाई करते हैं? सो आई डोंट हाउ टू आइडेंटिफाई अ वेव इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी दिया रहेगा तो y इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू fx दिया है, x का फंक्शन, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लो, आप देख लो, हमारा y इज इक्वल टू क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy by dt क्या होगा? अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, और चेन रूल में अंदर ब्रैकेट के अंदर जाके फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन में ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा बाहर हो जाता है। दिस इज व्हाट dy by dt। अगेन इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग d2y by dt स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हो तो ये cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, यहां पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। ये हमारा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। फिर से मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करो? पहले dy by dx निकालो। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t का अगेन cos ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर चेन रूल में अंदर जाओगे ब्रैकेट के अंदर तो ये जीरो देगा, बिकॉज़ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस k आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस k। अगेन टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस ka। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज अगेन cos का हो जाएगा माइनस sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, और फिर से यहाँ पे हमारा क्या होगा? माइनस के मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा d2y by dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस वाले के फिर से माइनस आएगा, तो माइनस k स्क्वायर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। जरा कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड था और ये थर्ड। इफ यू आर कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड में भी जो एक्सप्रेशन आ रहा है a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, इधर भी वही है, केवल यहाँ पे k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड डिवाइड बाय थर्ड, हमको क्या मिलेगा? d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर एंड d2y by dx स्क्वायर। सो d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर। ये जो ओमेगा बाय क्या होता है? दिस इज द v स्क्वायर, स्पीड ऑफ वेव, मतलब हमारा d2y by, ये कंडीशन है, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर। दिस इज व्हाट द कंडीशन, कि कोई भी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो इक्वेशन जरूर नहीं टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, अगर वो अलजेब्रिक इक्वेशन दे रहा है, एक्सपोनेंशियल दे रहा है, लॉगरिथमिक कुछ भी दिया है इक्वेशन, कोई भी कैसा भी इक्वेशन दिया है, पीरियोडिक मत खोजते रहना वहां पे, क्योंकि जरूर नहीं वो sin थीटा cos थीटा दिखे डायरेक्ट। जो भी इक्वेशन दिया है उसको दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, अगर इस सिचुएशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन इट इज अ वेव, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन इट इज नॉट अ वेव। जहां पे हमारा v की वैल्यू क्या है? ओमेगा बाय k, या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। अब तुमको लगेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें ये नहीं मालूम चला है वेव है या नहीं, तो हम स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? तो स्पीड ऑफ वेव हमारा होता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। t के कोएफिशिएंट को खोजो, देखो क्या है, और x के कोएफिशिएंट, उन दोनों को डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव। सो दिस इज द कंडीशन टू रिप्रेजेंट अ वेव इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया है, जरूरी नहीं वो टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, पीरियोडिक फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करो, differentiate it twice with respect to time and differentiate it twice with respect to x. If this situation, this condition is satisfied, d2y by dt square is equal to omega square by k square d2y by dx square. If this situation is satisfied, d2y by dt square is equal to v square d2y by dx square, then it is a wave. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो वेव नहीं है।
पीरियोडिक खोजोगे तो कभी कभी हमको कंफ्यूज करते हैं वो कि पीरियोडिक दिया ही नहीं रहता, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दिखता ही नहीं, फिर भी हमको खोजना रहता है, बताना रहता है कि वो वेव है या नहीं है। तो उस केस में क्या करने का, फिर ये कंडीशन चेक करो। अब अगर मान लो इफ वेव इज प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पूछ लेगा कि पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा वेव है, ये वेव इस टाइप से ऐसे जा रहा है आगे। अब तुमको यहाँ पे एक पार्टिकल दे दिया ए के बारे में पूछ, ए और बी दे दिया है, हमको बताना है ए ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बी किधर जा रहा है, मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में या नेगेटिव वाई एक्सिस में, और बी का डिस्प्लेसमेंट किधर है, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव। तो एक तो बहुत आसान सा तरीका है, इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव में अगर यहाँ पे क्रस्ट है, ट्रफ है, तो क्रस्ट आगे ही खिसकेगा, मतलब थोड़ा टाइम बाद ये जो पॉइंट है, ये जो क्रस्ट का हेड पॉइंट है, थोड़ा आगे चला जाएगा। यहाँ पे कब जाएगा, जब ये बी ऊपर मूव करेगा। ठीक है, एक तो ऐसा ग्राफिकल हम दिमाग लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कि हमारा क्रस्ट है एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है, आगे फॉरवर्ड होता जाता है। तो ये जो हमारा क्रस्ट है ये आगे खिसकेगा, जब ये आगे खिसकेगा तो ये यहाँ पे क्रस्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्रस्ट कब फॉर्म होगा, जब बी पॉइंट ऊपर जाएगा तभी क्रस्ट फॉर्म होगा। तो एक तो ये तुम दिमाग लगा सकते हो कि बी ऊपर जाएगा, जब बी ऊपर जा रहा है तो एक को नीचे जाना पड़ेगा। तो एक तो वो हमारा हो गया जुगाड़ कि हम यहाँ पे क्रस्ट, ये जो क्रस्ट ऐसे क्रस्ट रफ था उसको थोड़ा आगे खिसकाएंगे ऐसे, ऐसा फिर थोड़ा वो आगे ऐसे खिसकते जाता है, बिकॉज वेव से तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले जो पॉइंट यहाँ पे था, क्लियर, ये क्रस्ट हमारा आगे जाएगा तो बी को ऊपर उठना पड़ेगा, जैसे ये ए था तो ये नीचे गया और बी ऊपर गया। ये मैंने नीचे साइड का यहाँ पे नहीं बनाया। सेकंड केस, एक और तुम डायरेक्ट जो हमारा, अगर मान लो इस टाइप से ऐसा कोई भी पार्टिकल देख लो, यहाँ पे इसके पास एक स्लोप है, ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, दिस इज व्हाट स्लोप। स्लोप हमारा कैसे निकालते हैं, dy by dx, एंड इफ दिस वेव इज प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दो चीजें निकाल लो, dy by dx हम निकाल सकते हैं उस वेव इक्वेशन से। y is equal to क्या था, a sin omega t minus kx plus alpha। If you are finding slope of this wave, dy by dx, how to find the slope, differentiate it with respect to x। तो क्या हो जाएगा, a sin का डिफरेंशिएशन cos omega t minus kx plus alpha इनटू चेन रूल में, ये यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल में अगर ब्रैकेट के अंदर जाकर डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस a के cos ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये स्लोप दे रहा है। अब जरा वेलोसिटी को देख लो, पार्टिकल इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dy by dt डिफरेंशिएट करो, dy by dt क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा, दोनों को कंपेयर करो, सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, dy by dx और dy by dt, dy by dt के जात देगा पार्टिकल की वेलोसिटी, दिस dy by dt इज व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो dy by dt इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, dy by dt डिवाइड बाय dy by dx, स्लोप है, अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी को स्लोप से डिवाइड करता हूं तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, a कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ओमेगा बाई के, ये कॉस भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, dy by dt इज इक्वल टू, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, dy by dx। इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की तरफ जा रहा है, दिस ओमेगा बाई के माइनस ओमेगा बाई के, ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, और dy by dx इज द स्लोप। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। अब जरा इसमें देखो, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी अपने को पता नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो पहले वहां पे स्लोप देख लो, स्लोप तो पॉजिटिव है, बिकॉज इस पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए हमारे यहाँ पे है, तो स्लोप दैट थीटा इज लेस देन 90, इफ थीटा इज लेस देन 90 tan थीटा इज पॉजिटिव, तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, मतलब स्लोप में कोई झंझट नहीं। वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये जब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। बी के लिए देखो जरा, बी पॉइंट के लिए जो स्लोप होगा, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसा, तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव देगा, बिकॉज सेकंड कोऑर्डिनेट में चले गया, तो tan थीटा इज नेगेटिव, मतलब इसका स्लोप ही नेगेटिव हो गया, tan थीटा इज नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव, इसमें स्लोप नेगेटिव कर दो, वेव तो पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव,
सॉरी ये नेगेटिव करोगे और ये पॉजिटिव है बिकॉज वेव इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप को नेगेटिव क्या, ये पॉजिटिव क्या, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस दे देगा, मतलब बी पॉइंट ऊपर उठेगा और ए पॉइंट नीचे जाएगा। वही मैंने बताया था कि ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि अगर ये क्रस्ट आगे खिसक रहा है तो ये बी को ऊपर उठना पड़ेगा और ए को नीचे जाना पड़ेगा। ये तो हमारा ग्राफ को देख के वो जुगाड़ लगा लिया। सेकंड, अगर ग्राफ से कंफ्यूजन हो रहा है तो इस इक्वेशन में जाओ, एक बार डिफरेंशिएट करो। द इक्वेशन ऑफ अ वेव डिफरेंशिएटेड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, you will get a slope, then differentiated with respect to time, you will get velocity of particle, not velocity of wave. वेव की वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से नहीं आता, वेव की वेलोसिटी डायरेक्ट ओमेगा बाई की होता है। ये जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना dy by dt, because y is what velocity of, sorry, y is the displacement of particle, x क्या है, वेव का डिस्टेंस है जो वेव आगे जा रहा है, और y क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग y with respect to time, you are getting velocity of particle। तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमको रिलेशन क्या मिला, dy by dt is equal to minus omega by k dy by dx। This omega by k is what, speed of wave, this is what, velocity of particle, and this is the slope। तो ग्राफ में कहीं पे भी मान लो तुमको इस पॉइंट का चेक करना है, यहाँ पे इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के लिए पहले तो स्लोप देख लो, तो इसको यहाँ से क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये खुद ही किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इसका जो स्लोप है, फिर से वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप। अगर थीटा देखोगे तो थीटा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी पहले से ही पॉजिटिव है। वेलोसिटी हमको मालूम होनी चाहिए कि वेव किधर जा रहा है। वेव अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता होता तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस लेते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे बिकॉज मैंने एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर दिया, वो तुमको मेंशन करेंगे कि वेदर दैट वेव इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव। यहाँ से भी मालूम चल रहा है माइनस की एक्स है तो मतलब वेव इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। वेव आगे जा रहा है लेकिन उसके अंदर पार्टिकल थोड़ी ना आगे जाते रहते हैं, पार्टिकल तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, तो पार्टिकल का तो अपवर्ड डाउनवर्ड चलते रहता है, जो वेयर वेव इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे वेव पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है बिकॉज़ लेस देन 90 बना रहा है, स्लोप भी पॉजिटिव, वेव का वेलोसिटी, वेव स्पीड भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो वीपी नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब इस पार्टिकल को नीचे आना पड़ेगा। तो हम किसी भी पार्टिकल, उस सिस्टम में किसी भी पार्टिकल को स्लोप और उसके वेव स्पीड के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली वो ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा जुगाड़ तुम ये लगा सकते हो, अब इसमें देखो ये नीचे आ रहा था ना, तो ऐसे भी सोच लो, अब ये क्रस्ट आगे खिसकेगा बिकॉज ये वेव आगे शिफ्ट कर रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव वेव है, तो ये क्रस्ट यहाँ पे आने का, ये क्रस्ट यहाँ तभी आएगा, जैसे यहाँ पे क्रस्ट है तो यहाँ पे जाएगा, तो ये तभी आगे जब इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा तभी वो क्रस्ट फॉर्म होगा। तो अंदर ग्राफिकली भी उसको देख सकते हो या फिर इस इक्वेशन से। So this is how to identify whether given equation is a wave or not, पहले वाला कंडीशन, और उसमें अगर कोई पार्टिकल मेंशन कर देता है whether that particle is moving in upward direction or in downward direction, तो ये रिलेशन यूज करो। तो ये तुम्हारा हो गया अबाउट वेव इक्वेशन। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब ये वेव जाके किसी वॉल को हिट करती है तो वो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर डेंसर मीडियम मिल गया उनको तो डेंसर मीडियम में टकराएंगी वेव्स, तो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो when waves are reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree। वो टकरा के जैसे एको आता है ना, तो हम कुछ भी चिल्ला रहे हैं दीवार के सामने खड़े होके तो एको आता है, तो एको में सुनाई देता है जो हमको, तो उसमें नहीं मालूम चलता कि फेज बदल गया, क्योंकि हमको साउंड सुनाई दे रहा है, हमारा कान इतना कहाँ पकड़ता है कि फेज बदला या नहीं बदला। तो हम पहाड़ के पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कुछ भी, ठीक है, तो अगर माउंटेन के पास खड़े हो कोई भी कुछ भी चिल्ला रहे हैं तो वो एको आता है वापस, तो एको आता है तो हमको वही साउंड सुनाई देता है जो हमने चिल्लाया, लेकिन उसका फेज बदल जाता है, तो फेज से हमको नहीं मालूम चलता कि फेज बदला है नहीं बदला, हमको तो वो साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब वो वर्ड्स जिसका नाम लेके हम चिल्लाएंगे उसी का नाम वापस आएगा, तो हमको तो उसका नाम ही सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका फेज बदल गया नहीं बदला, वो कान अपने आप इतना नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। So if a wave is reflected from a denser medium, यहाँ पे मान लो कोई denser medium है, यहाँ से एक स्ट्रिंग, मैंने एक वायर बांध दिया या कोई स्ट्रिंग ले लिया, उसमें एक वेव पल्स जनरेट किया, ऐसे एक झटका हल्का सा एक पल्स, हाफ पल्स देके जनरेट कर दिया, तो ये पल्स क्या है, पल्स की प्रॉपर्टी का वेव आगे बढ़ते जाता है हमेशा, प्रोग्रेसिव वेव है, यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, अब दिस पल्स हैज टेंडेंसी टू फोर्स दिस वॉल, ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, वॉल को ऊपर की तरफ खींचेगा, फोर्स बाय वेव। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हम किसी डेंसर मीडियम को अगर फोर्स करते हैं तो वो हमको रिएक्ट करता है, तो दिस इज व्हाट फोर्स बाय वेव, फोर्स बाय वेव, वेव इस वॉल को ऊपर फोर्स कर रहा है, बट दिस वॉल इज अ डेंसर मीडियम, तो वो उसको रिएक्ट कर देगा, रिएक्शन बाय वॉल, बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन इसका फेज जो है वो उल्टा हो जाता है, जो जाके क्रस्ट हिट किया तो रिटर्न किस में होगा, ट्रफ में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो इंसिडेंट वेव क्रस्ट जा रहा था, रिफ्लेक्टेड वेव में क्या हो गया, ट्रफ। तो व्हेनेवर अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम दीवार, जैसे वो वेव पल्स वॉल को हिट की, वेव पल्स वॉल को ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है, तो वॉल ने उसको तुरंत रिएक्शन दे दिया, नीचे कर दिया। सेकंड केस में, ये हमारा फर्स्ट केस था, सेकंड केस में मान लो पहले से ही ट्रफ जाता होता नीचे वाला वेव ऐसा, यहाँ पे जाके हिट किया,
तो अब ट्रफ क्या करेगा, इस वॉल के मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा, दिस इज व्हाट फोर्स बाय वेव। तो वॉल रिएक्शन कितने देगा, उसके अपोजिट। तो ये जो ट्रफ था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रस्ट में, बिकॉज वेव ने वॉल को डाउनवर्ड फोर्स किया तो वॉल ने उसको रिएक्शन अपवर्ड दे दिया। सो दैट ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रस्ट, ये हमारा पॉजिटिव पल्स में रिफ्लेक्ट किया। दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। So during reflection of wave, if a wave is reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree. जैसे देखो क्रस्ट गया था, ट्रफ आया, तो डेल्टा फाई कितना हो गया, 180 डिग्री। Here also delta phi phase change in phase is what, 180 degree. So whenever waves are reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree. Second case, if waves are reflected from a rarer medium, reflection from rarer medium. Reflection from rarer medium. So when these waves are reflected from a rarer medium, so now in that case what will happen? Here is the rarer medium. It means suppose if a wave is propagating in a solid medium and suddenly it enters into air. This is the solid medium. Suppose if a wave is propagating through a stone, यहाँ पे कोई stone है, पत्थर है, उससे wave जा रही है, and suddenly air starts. This is the denser medium. And this is what, air, rarer medium. So now if a wave is propagating in a denser medium, यहाँ पे गया ऐसा, crust hit कर रहा है, clear? So यहाँ पे हमारा ये the wave is propagating from a denser medium and it is hitting this rarer medium. अब rarer medium क्या होगा कि वो रिएक्शन नहीं दे सकता, because जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल, जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ होता है कि अगर हम फोर्स करते हैं वी विल गेट अ रिएक्शन, बट इफ यू आर फोर्सिंग अ सॉलिड सरफेस देन यू विल गेट अ रिएक्शन। अब हम अगर सॉलिड को थप्पड़ मारते हैं तो हमको रिएक्शन मिलता है, हम हवा में हाथ भांज रहे हैं तो हमको थोड़ी ना थप्पड़ लगेगा। सो यहाँ पे देखो, हियर वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो जैसे वो रेयर मीडियम पे जाएगा, अगेन दिस वेव हैज टेंडेंसी, ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, फोर्स बाय वेव, बट दिस एयर कैन नॉट रिएक्ट, एयर तो रिएक्शन नहीं दे पाएगा, तो नो रिएक्शन बाय द रेयर मीडियम। तो जब रिएक्शन दे ही नहीं पाएगा तो ये क्रस्ट में गया था तो रिफ्लेक्ट भी क्रस्ट में ही करेगा, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। सो यार नो चेंज इन फेज ऑफ वेव, यहाँ पे ओके ये जैसे था वैसे ही आएगा, यहाँ पे पूरा वेव बना, क्लियर? सो वेव हिट कर रहा है क्रस्ट में तो रिफ्लेक्ट भी क्रस्ट में ही करेगा, नो चेंज, हियर चेंज इन फेज इज व्हाट, 0 डिग्री। So when waves are reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree. When waves are reflected from a rarer medium, its phase is changed by 0. कोई भी चेंज फेज में होगा ही नहीं। अब ये ऐसा एकदम आसान सा वेव नहीं देते, वो क्वेश्चन में मान लो ऐसा आड़ा टेढ़ा वेव देते, यहाँ पे ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फेज इज देयर। अगर रिफ्रैक्शन होता है, वेव दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है तो वो सेम फेज में रहता है, उसमें कभी भी चेंज होता है, इसलिए हम रिफ्रैक्शन में फेज के चेंज की बात नहीं करते, बिकॉज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फेज नहीं चेंज होता, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फेज। नाउ इन द नेक्स्ट केस, इफ सपोज देयर इज अ वॉल, अब वो वेव कैसा वहां पे दे रहे हैं, ऐसा लूप दे दिया अजीब सा, तो पहले तो तुमको क्या लगा यार ये तो वेव ही नहीं है, ये तो क्या अजीब सा ट्रायंगल जैसा दिया है, तो अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है, उन्होंने वेव दिया मतलब ये वेव है, ये वेव आगे जाएगा, इसका एक प्लस है माइनस, पहले जाके माइनस हिट करेगा सामने से, प्लस वाला पीछे माइनस आगे। अब बिकॉज़ वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये हिट करेगा एंड डेंसर इज गोइंग टू चेंज द फेज ऑफ दिस वेव, ये माइनस को उलट करके पॉजिटिव कर देगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉजिटिव को यहाँ पे बना देते हैं, नेगेटिव को यहाँ पे बना देते हैं, वो इसको फेज चेंज करके बड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे बना देंगे, छोटा सा नेगेटिव, क्योंकि ये गलत होता है, बिकॉज ये सामने है ना, तो ये हमें ये आगे गया टकराया तो आगे रहेगा ये, और ये वाला पीछे रहेगा। सो फर्स्ट दिस नेगेटिव लूप इज रिफ्लेक्टेड, तो नेगेटिव लूप रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव वाला लेट रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो ये पीछे रहेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव में। तो ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बस इसको उल्टा कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये फ्रंट में है, ये पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो ये फ्रंट में ही रहेगा, मतलब इंसिडेंट वेव में फ्रंट में था तो रिफ्लेक्टेड वेव में भी फ्रंट में ही रहेगा, वहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। So if this type of wave is given, on the basis of that loop देख लो कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग फेज को चेंज कर दो। So whenever waves are reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree, and if waves are reflected from a rarer medium, phase नहीं चेंज होता। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ओनली हम फेज चेंज की बात करते हैं, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन अगर व्हेन वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, वो दूसरे मीडियम में इंटर कर गया तो उसके में फेज चेंज होता ही नहीं, तो हम केवल ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ओनली फेज चेंज की बात करते हैं। If it is reflected from a denser medium, its phase is changed by 180 degree, and if it is reflected from a rarer medium, phase change नहीं होता।
दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा बीट्स फॉर्मेशन। अभी इफ टू वेव्स आर सुपर इम्पोज, जैसे हम लोगों ने ऑसिलेशन में किया था, व्हेन टू एसएचएम्स आर सुपर इम्पोज, तो दो वेव्स में सुपरपोजिशन होता है, वेव्स में सुपरपोजिशन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं सुपर इम्पोज होते। तो वेव्स में अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो एक नई वेव फॉर्म होता है, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, बीट्स में क्या करता है यहाँ पे, इफ टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज्ड, मान लो एक वेव्स है हाई फ्रीक्वेंसी की, एक वेव है लो फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे इस टाइप से these two are superimposed, तो a new wave is formed। जैसे म्यूजिक बनता है, तो म्यूजिक में क्या होता है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले करते हैं, जरूर नहीं दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले करते हैं तो वो बीट्स फॉर्म होते हैं। बीट्स मतलब यहाँ पे म्यूजिक बन गया। तो ये हमारा n1 फ्रीक्वेंसी का था, ये n2 फ्रीक्वेंसी का, ये जो वेव बनेगी इसका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है n, which is n1 plus n2/2। दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड बीट्स की फ्रीक्वेंसी इज व्हाट n1 minus n2। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ दीस टू वेव्स। अब कोई गिटार प्ले कर रहा है, कोई ड्रम प्ले कर रहा है, तो गिटार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ड्रम की फ्रीक्वेंसी कम है। तो म्यूजिक में क्या कर रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, दोनों म्यूजिक सुपर इम्पोज होकर एक नई म्यूजिक फॉर्म होती है, नई वेव फॉर्म होती है, जो हमको सुनने में अच्छा लगता है, बिकॉज बीट्स फॉर्म हुआ, बीट्स अच्छा फॉर्म हुआ तो हमको अच्छा लगता है सुनने में। सो गिटार की फ्रीक्वेंसी n1 है, तबले की फ्रीक्वेंसी n2। अब जल्दी दो ही रहे, गिटार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, कोई सहनाई भी बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, चार चार है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार पांच कितने भी हो सकते हैं। सो सबका हम यहाँ पे तो दो का है, तो दो में n1 plus n2/2। अगर तीन चार होंगे तो हम देख लेंगे कि उनमें ऐसा कौन सा टाइम है जब, अगर तीन तीन है तो किस टाइम पे तीनों जीरो हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, किस टाइम पे तीनों का सुपर इम्पोजिशन मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बीट्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फॉर टू वेव्स बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट n1 minus n2, और रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन इज व्हाट n1 plus n2/2। इसको हम ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब हाउ बीट्स आर फॉर्म व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। ऐसा नहीं कि जो गिटार वाला एकदम धीरे धीरे बजा रहा है, तबले वाला पागल हो गया बजा रहा है, इतना तेज बजा रहा है कि गिटार सुनाई नहीं दे रहा है। एम्पलीट्यूड नहीं अलग होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए। मतलब जो गिटार से साउंड निकल रहा है और तबले से साउंड निकल रहा है, दोनों सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तबला वाला पी के बजा रहा है, इतना तेज बजा रहा है कि गिटार वाला की सुनी आवाज ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहना चाहिए। सो y1 इज इक्वल टू a sin, पहले का क्या होगा ω1, तो दैट इज 2 pi n1t। कोई फेज ऑफ कांस्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में दोनों स्टार्ट से ही है, जहां से स्टार्ट हो वहीं से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा अल्फा मत लिखना, बिकॉज दोनों जहां से दोनों स्टार्ट हुए साथ में वहीं से सुपरपोजिशन स्टडी करेंगे। तो a sin 2 pi n1t, दूसरा a sin 2 pi n2t, व्हेन दीस टू आर सुपरइम्पोज्ड यू विल गेट अ न्यू वेव। न्यू वेव का एम्पलीट्यूड हो जाता है 2, अभी पूरा sin c plus sin d से ऐड कर लेना, उतना मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करना अपने को। तो y इज इक्वल आ जाता है 2a cos 2 pi n1 minus n2/2 into t sin 2 pi n1 plus n2/2 into t। This is what the amplitude of that resultant wave, और ये हमारा resultant frequency। So whenever two waves are superimposed, जो resultant wave बनता है उसकी frequency होती है n1 plus n2/2, that's the frequency of resultant wave। और frequency of beats कितना है n1 minus n2। मान लो दो ट्यूनिंग फॉर्क, जैसे एग्जांपल देख लो, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका 500 है, इसका नहीं मालूम है